264 दिनों से मैं कैद में हूं। मेरे पास सिर्फ एक छोटा सा नोटबुक और एक टूटा हुआ पेन है और मेरे दिमाग में बस यही गिनतियां हैं जो मेरा साथ दे रही हैं। एक खिड़की, 4 दीवारें, 144 वर्ग फीट की जगह, 26 अक्षर एक ऐसे अल्फाबेट के जिसे मैंने 264 दिनों की इस तन्हाई में बोला भी नहीं है। 6336 घंटे हो गए किसी इंसान को छुए हुए। तुम्हें एक सेलमेट मिलने वाला है, रूममेट, उन्होंने मुझसे कहा। हम चाहते हैं कि तुम यहां सड़कर मर जाओ, अच्छा बर्ताव दिखाने के लिए, उन्होंने मुझसे कहा। एक और पागल तुम्हारी तरह, अब और अकेलापन नहीं, उन्होंने मुझसे कहा। वे रीस्टैब्लिशमेंट के सेवक हैं, वो योजना जो हमारे मरते हुए समाज को बचाने के लिए बनाई गई थी। वही लोग जिन्होंने मुझे मेरे माता पिता के घर से निकालकर एक असाइलम में बंद कर दिया, ऐसी चीज के लिए जो मेरे नियंत्रण से बाहर थी। किसी को परवाह नहीं है कि मुझे नहीं पता था कि मैं क्या कर सकती हूं, कि मुझे नहीं पता था कि मैं क्या कर रही थी, मुझे नहीं पता कि मैं कहां हूं। बस इतना पता है कि मुझे एक सफेद वैन में ले जाया गया जिसमें मुझे यहां पहुंचने में 6 घंटे और 37 मिनट लगे। मुझे यह पता है कि मुझे मेरी सीट से हथकड़ी लगाकर बांधा गया था, मुझे मेरी कुर्सी पर कसकर बांधा गया था। मुझे यह भी पता है कि मेरे माता पिता ने अलविदा कहने की भी जहमत नहीं उठाई। मुझे यह भी पता है कि जब मुझे ले जाया गया तब मैं रोई नहीं। मुझे पता है कि हर दिन आसमान गिरता है, सूरज समंदर में डूब जाता है और बाहर मेरी खिड़की से दुनिया में भूरे, लाल, पीले और नारंगी रंग बिखेर देता है। सैकड़ों अलग अलग शाखाओं से लाखों पत्ते हवा में झूलते हैं, उड़ने के झूठे वादे के साथ। हवा उनके मुरझाए पंखों को पकड़ती है, बस उन्हें नीचे धकेलने के लिए, भुला देने के लिए, उन सैनिकों के पैरों के नीचे रौंदे जाने के लिए जो ठीक नीचे तैनात हैं। वैज्ञानिक कहते हैं कि अब पहले जितने पेड़ नहीं बचे हैं। वो कहते हैं कि हमारी दुनिया कभी हरी भरी हुआ करती थी, हमारे बादल कभी सफेद हुआ करते थे, हमारा सूरज हमेशा सही रोशनी देता था। लेकिन मुझे उस दुनिया की बहुत धुंधली यादें हैं। मुझे पहले की चीजें ज्यादा याद नहीं हैं। अब मैं सिर्फ वही अस्तित्व जानती हूं जो मुझे दिया गया है, उस दुनिया की एक गूंज जो कभी हुआ करती थी। मैं अपनी हथेली को कांच के छोटे से पैन पर रखती हूं और ठंडक को अपनी हथेली को जकड़ते हुए महसूस करती हूं, जैसे ये कोई पुरानी पहचान हो। हम दोनों अकेले हैं, दोनों किसी और चीज की अनुपस्थिति में मौजूद हैं। मैं अपना लगभग बेकार पेन उठाती हूं जिसमें थोड़ी सी स्याही बची है, जिसे मैंने हर दिन बचाना सीख लिया है। मैं इसे देखती हूं, अपना इरादा बदल देती हूं, वो कोशिश छोड़ देती हूं जो चीजों को लिखने में लगती है। शायद एक सेलमेट होना ठीक हो, शायद किसी असली इंसान से बात करना चीजों को आसान बना दे। मैं अपनी आवाज का अभ्यास करती हूं, अपने होठों को उन परिचित शब्दों के चारों ओर आकार देने की कोशिश करती हूं जो अब मेरे मुंह के लिए अपरिचित हो गए हैं। मैं पूरे दिन अभ्यास करती हूं। मुझे यह जानकर हैरानी होती है कि मुझे बोलना याद है। मैं अपनी छोटी सी नोटबुक को एक गेंद में लपेटती हूं और दीवार के अंदर धकेल देती हूं। मैं कपड़े से ढकी उन स्प्रिंग्स पर सीधी बैठ जाती हूं जिन पर मुझे सोने के लिए मजबूर किया गया है। मैं इंतजार करती हूं, मैं आगे पीछे झूलती हूं और इंतजार करती हूं। मैं बहुत देर तक इंतजार करती हूं और सो जाती हूं। मेरी आंखें खुलती हैं और मैं 2 आंखें, 2 होंठ, 2 कान, 2 भौहें देखती हूं। मैं अपनी चीख को दबाती हूं, अपनी भागने की बेचैनी को रोकती हूं। उस डरावने आतंक से जकड़ी हुई महसूस करती हूं जो मेरे अंगों को जकड़ लेता है। तुम एक बहब और तुम एक लड़की हो, वो एक पाँव उठाकर कहता है। वो मेरे चेहरे से दूर झुकता है, वो मुस्कुराता है, लेकिन यह मुस्कान नहीं है और मुझे रोने का मन करता है। मेरी आंखें बेचैन, डरी हुई उस दरवाजे की तरफ दौड़ती हैं जिसे मैंने इतनी बार खोलने की कोशिश की कि मैंने गिनती ही खो दी। उन्होंने मुझे
मुझे एक लड़के के साथ बंद कर दिया, एक लड़के के साथ। हे भगवान, वो मुझे मारने की कोशिश कर रहे हैं। उन्होंने यह जानबूझकर किया है, मुझे प्रताड़ित करने के लिए, मुझे सताने के लिए, ताकि मैं कभी रात को चैन से न सो सकूं। उसकी बाहों पर टैटू बने हुए हैं, उसकी कोहनियों तक आधे स्लीव्स। उसकी भौं पर एक रिंग थी जो उन्होंने शायद जब्त कर ली। गहरे नीले रंग की आंखें, गहरे भूरे बाल, नुकीला जबड़ा, मजबूत और पतला शरीर। गजब का, खतरनाक, डरावना, भयानक। वो हंसता है और मैं अपने बिस्तर से गिरकर कोने में घिसट जाती हूं। वो सुबह इस खाली जगह में ठूंसे गए अतिरिक्त बिस्तर पर रखे पतले तकिए, पतले गद्दे और घिसे हुए कंबल को देखता है, जो उसके ऊपर के हिस्से को ढकने के लिए भी मुश्किल से काफी है। वो मेरे बिस्तर की तरफ देखता है, अपने बिस्तर की तरफ देखता है, दोनों को एक हाथ से खींचकर साथ रख देता है, अपने पैर से दोनों धातु के फ्रेम को अपने कमरे की तरफ खिसका देता है, दोनों गद्दों पर फैलकर लेट जाता है और मेरे तकिए को अपने सिर के नीचे लगाने के लिए फुलाता है। मैंने कांपना शुरू कर दिया है। मैं अपने होंठ काटती हूं और खुद को अंधेरे कोने में छिपाने की कोशिश करती हूं। उसने मेरा बिस्तर, मेरा कंबल, मेरा तकिया छीन लिया है। मेरे पास अब कुछ नहीं बचा सिवाय फर्श के। मेरे पास अब सिर्फ फर्श होगा। मैं कभी पलटकर जवाब नहीं दूंगी, क्योंकि मैं बहुत डर गई हूं, बहुत जकड़ी हुई हूं, बहुत परेशान हूं। तो तुम क्या पागल हो, इसलिए यहां हो? मैं पागल नहीं हूं। वो इतना उठता है कि मेरा चेहरा देख सके। वो फिर से हंसता है। मैं तुम्हें चोट नहीं पहुंचाने वाला। मैं उसे मानना चाहती हूं, लेकिन मैं उसे नहीं मानती। तुम्हारा नाम क्या है? वो पूछता है। तुम्हें इससे क्या मतलब? तुम्हारा नाम क्या है? मैं उसकी झुंझलाई हुई सांस सुनती हूं। मैं उसे उस बिस्तर पर करवट बदलते सुनती हूं जो कभी आधा मेरा था। मैं पूरी रात जागी रहती हूं, अपने घुटनों को अपनी ठोड़ी से लगाकर, अपनी पतली काया को कसकर, अपनी बाहों में लपेटकर, अपने लंबे भूरे बालों को अपने और उसके बीच का एकमात्र पर्दा बनाकर। मैं नहीं सोऊंगी, मैं सो नहीं सकती। मैं उन चीखों को फिर से नहीं सुन सकती। सुबह में बारिश की खुशबू आती है। कमरा गीले पत्थर, पलटी हुई मिट्टी की खुशबू से भारी है। हवा सीली और मिट्टी जैसी है। मैं एक गहरी सांस लेती हूं और खिड़की की तरफ धीरे धीरे कदम बढ़ाती हूं। अपनी नाक ठंडी सतह से सटा देती हूं। अपने सांसों की धुंध से कांच को धुंधला होते हुए देखती हूं। हवा में दौड़ती हल्की बूंदाबांदी की आवाज सुनते हुए अपनी आंखें बंद कर लेती हूं। बारिश की बूंदें ही मुझे याद दिलाती हैं कि बादलों की भी धड़कन होती है, कि मेरी भी है। मैं हमेशा बारिश की बूंदों के बारे में सोचती हूं। मैं सोचती हूं कि वो हमेशा नीचे क्यों गिरती हैं, अपने ही पैरों से ठोकर खाती हुई, अपनी टांगें तोड़ती हुई, अपने पैराशूट भूल जाती हैं और सीधे आसमान से अनिश्चित अंत की ओर लुढ़क जाती हैं। ये ऐसा है जैसे कोई अपनी जेबें खाली कर रहा हो धरती पर और परवाह ही न करता हो कि उनके अंदर की चीजें कहां गिरेंगी। ये परवाह ही न करता हो कि बारिश की बूंदें जमीन से टकराकर फट जाती हैं। जब वे नीचे गिरती हैं तो चूर चूर हो जाती हैं, कि लोग उन दिनों को कोसते हैं जब ये बूंदें उनके दरवाजे पर दस्तक देने की हिम्मत करती हैं। मैं एक बारिश की बूंद हूं। मेरे माता पिता ने मुझे अपनी जेब से निकालकर कंक्रीट के एक स्लैब पर भाप बनकर उड़ जाने के लिए छोड़ दिया। खिड़की मुझे बताती है कि हम पहाड़ों से दूर नहीं हैं और निश्चित रूप से पानी के पास हैं, लेकिन आजकल सब कुछ पानी के पास ही है। मुझे बस ये नहीं पता कि हम किस तरफ हैं, किस दिशा में हैं। मैं सुबह की हल्की रोशनी को देखने के लिए आंखें मिचमिचाती हूं। किसी ने सूरज को उठाकर आसमान में फिर से टांग दिया है, लेकिन हर दिन ये पहले से थोड़ा नीचे लटकता है। ये एक लापरवाह माता पिता की तरह है जो सिर्फ तुम्हारे आधे हिस्से को जानता है। ये कभी नहीं देखता कि उसकी गैर मौजूदगी लोगों को कैसे बदल देती है।
कि हम अंधेरे में कितने अलग हो जाते हैं। अचानक एक हलचल होती है, मतलब मेरा सेलमेट जाग चुका है। मैं उस तरह घूमती हूँ जैसे मुझे फिर से खाना चुराते हुए पकड़ लिया गया हो। यह सिर्फ एक बार हुआ था और मेरे माता पिता ने मुझ पर विश्वास नहीं किया था जब मैंने कहा था कि वो मेरे लिए नहीं था। मैंने कहा था कि मैं बस कोने में रहने वाली आवारा बिल्लियों को बचाने की कोशिश कर रही थी, लेकिन उन्हें नहीं लगा कि मैं इंसान हूं जो एक बिल्ली की परवाह कर सके। मैं नहीं, कोई भी ऐसा जो मुझ जैसा हो। लेकिन फिर उन्होंने कभी मेरी किसी बात पर यकीन नहीं किया। यही वजह है कि मैं यहां हूं। मेरा सेलमेट मुझे देख रहा है। वो पूरे कपड़ों में सो गया था। उसने नेवी ब्लू टी शर्ट और खाकी कार्गो पैंट पहन रखी है जो उसके घुटनों तक ऊंचे काले बूट्स में टिकी हुई हैं। मैंने अपने शरीर पर मरे हुए सूती कपड़े और अपने चेहरे पर गुलाब की लाली पहनी हुई है। उसकी आंखें मेरे ढांचे के सिलहूट को स्कैन करती हैं और उसकी धीमी हरकतें मेरा दिल तेजी से धड़काने लगती हैं। मैं उन गुलाब की पंखुड़ियों को पकड़ने की कोशिश करती हूँ जो मेरे गालों से गिर रही हैं, जो मेरे शरीर के चारों ओर तैर रही हैं, जो मुझे उस एहसास से ढक रही हैं जो साहस की गैर मौजूदगी जैसा लगता है। मुझे मत देखो, यही कहना चाहती हूँ। अपनी आंखों से मुझे मत छुओ और अपने हाथ अपने पास रखो। और प्लीज और प्लीज और प्लीज, तुम्हारा नाम क्या है? उसके सिर का झुकाव गुरुत्वाकर्षण को 2 टुकड़ों में तोड़ देता है। मैं उस पल में ठहर जाती हूँ। मैं पलकें झपकाती हूँ और अपनी सांसों को थाम लेती हूँ। वो हिलता है और मेरी आंखें हजारों टुकड़ों में बिखर जाती हैं जो कमरे में चारों ओर उछलती हैं, लाखों झलकियां पकड़ती हैं, लाखों क्षणों को कैद करती हैं। धुंधली हुई तस्वीरें, उम्र के साथ फीकी पड़ी हुई, मरे हुए खालीपन में खतरनाक रूप से मंडराती जमी हुई सोचें, यादों का बवंडर जो मेरी आत्मा को चीर देता है। वो मुझे किसी की याद दिलाता है जिसे मैं कभी जानती थी। एक तेज सांस और मैं वापस हकीकत में आ जाती हूँ। कोई और ख्याली पल नहीं। तुम यहाँ क्यों हो? मैं कंक्रीट की दीवार में पड़ी दरारों से पूछती हूँ। 4 दीवारों में 14 दरारें, हजारों ग्रे रंगों के शेड्स, फर्श, छत, सब एक ही पत्थर की पट्टी, पुराने पानी के पाइपों से बने बेहूदे बेड फ्रेम्स, छोटा सा चौकोर खिड़की का टुकड़ा, तोड़ने के लिए बहुत मोटा। मेरी उम्मीद थक चुकी है। मेरी आंखें धुंधली और दर्द से भरी हैं। मेरी उंगली ठंडी जमीन पर एक आलसी रास्ता खींच रही है। मैं जमीन पर बैठी हूं जहां बर्फ, धातु और मिट्टी की गंध है। मेरा सेलमेट मेरे सामने बैठा है। उसकी टांगें उसके नीचे मुड़ी हुई हैं और उसके बूट इस जगह के लिए कुछ ज्यादा ही चमकदार लग रहे हैं। तुम मुझसे डरती हो। उसकी आवाज में कोई आकार नहीं है। मेरी उंगलियां मुट्ठी का रास्ता ढूंढ लेती हैं। मुझे डर है कि तुम गलत हो, मैं कहती हूं। शायद मैं झूठ बोल रही हूं, पर यह उसका मसला नहीं है। वो नाक से हंसता है और यह आवाज हमारे बीच के सन्नाटे में गूंज जाती है। मैं अपना सिर नहीं उठाती। मैं उन आंखों से नहीं मिलती जो मेरी तरफ छेदने की कोशिश कर रही है। मैं बासी, बर्बाद ऑक्सीजन का स्वाद महसूस करती हूँ और एक लंबी सांस लेती हूँ। मेरे गले में वही जानी पहचानी चीज अटक जाती है जिसे मैंने निगलना सीख लिया है। दरवाजे पर 2 दस्तक मेरी भावनाओं को वापस जगह पर ला देती है। वो एक पल में सीधा खड़ा हो जाता है। वहां कोई नहीं है, मैं उसे बताती हूँ। ये बस हमारा नाश्ता है। 264 नाश्ते, और अब तक मुझे नहीं पता कि यह बना किस चीज का होता है। इसमें बहुत सारे केमिकल्स की गंध होती है। हमेशा एक बिना आकार का ढेर जो या तो बहुत मीठा होता है या बहुत नमकीन, और हमेशा घिनौना। ज्यादातर समय मैं इतनी भूखी होती हूँ कि फर्क महसूस नहीं कर पाती। मैं उसे दरवाजे की तरफ झिझकते हुए देखती हूँ। वो छोटी सी खिड़की खोलता है और उस दुनिया की झलक लेने की कोशिश करता है जो अब मौजूद नहीं है। छू, वो ट्रे लगभग फेंक ही देता है और अपने शर्ट पर हाथ मारता है।
कसकर मुट्ठी में भींचता है और जबड़े को सख्त कर लेता है। उसके हाथ जल गए हैं। अगर उसने मेरी बात सुनी होती तो मैं उसे पहले ही चेतावनी दे देती। तुम्हें ट्रे को छूने से कम 3 मिनट रुकना चाहिए, मैं दीवार से कहती हूँ। मैं अपनी छोटी हथेलियों पर बने हल्के निशानों को नहीं देखती, उन जलने के निशानों को जो कोई मुझे सिखा नहीं सकता था कि कैसे बचा जाए। मुझे लगता है ये जानबूझकर ऐसा करते हैं। मैं धीरे से जोड़ती हूँ। ओह, तो आज तुम मुझसे बात कर रही हो? वो गुस्से में है। उसकी आंखें चमकती हैं, फिर वो नजरें फेर लेता है और तभी मुझे एहसास होता है कि वो गुस्से से ज्यादा शर्मिंदा है। वो एक सख्त इंसान है, इतना सख्त कि एक लड़की के सामने बेवकूफ़ी भरी गलतियां नहीं कर सकता, इतना सख्त कि दर्द जाहिर नहीं कर सकता। मैं अपने होंठ भींच लेती हूँ और उस छोटी सी कांच की खिड़की के बाहर देखती हूँ जिसे वे खिड़की कहते हैं। अब ज्यादा जानवर नहीं बचे हैं, लेकिन मैंने उड़ने वाले पक्षियों की कहानियां सुनी हैं। शायद किसी दिन मुझे भी एक देखने को मिले। इन दिनों कहानियां इतनी बेतरतीब बुन दी गई हैं कि उन पर यकीन करना मुश्किल हो गया है, लेकिन मैंने एक से ज्यादा लोगों को ये कहते सुना है कि उन्होंने पिछले कुछ सालों में वाकई एक उड़ता हुआ पक्षी देखा है। इसलिए मैं खिड़की पर नजर गड़ाए रहती हूं। आज एक पक्षी आएगा, वो सफेद होगा, उसके सिर पर सोने की धारियां होंगी जैसे किसी ताज की तरह। वो उड़ेगा। आज एक पक्षी आएगा, वो सफेद होगा, उसके सिर पर सोने की धारियां होंगी जैसे किसी ताज की तरह। वो उड़ेगा। आज एक उसका हाथ मुझ पर 2 उंगलियों के सिरों ने मेरे कपड़े से ढके कंधे को 1 सेकंड से भी कम समय के लिए छुआ और मेरे शरीर की हर मांसपेशी, हर रग तनाव से भर गई। मेरी रीढ़ में गांठें पड़ गईं। मैं बिल्कुल स्थिर रहती हूँ। मैं हिलती नहीं, मैं सांस नहीं लेती। शायद अगर मैं हिली नहीं तो यह एहसास हमेशा के लिए टिक जाएगा। 264 दिनों से किसी ने मुझे छुआ नहीं है। कभी कभी मुझे लगता है कि मेरे अंदर की तन्हाई मेरी त्वचा को फाड़कर बाहर निकल जाएगी, और कभी कभी मुझे यकीन नहीं होता कि रोने, चिल्लाने या उन्माद में हंसने से कुछ हल निकलेगा भी या नहीं। कभी कभी मैं छूने के लिए, छुए जाने के लिए, महसूस करने के लिए इतनी बेताब हो जाती हूँ कि मुझे यकीन होने लगता है कि मैं किसी वैकल्पिक दुनिया में एक चट्टान से गिरने वाली हूँ जहां मुझे कोई कभी नहीं ढूंढ पाएगा। यह नामुमकिन नहीं लगता। मैं सालों से चिल्ला रही हूं और किसी ने मुझे कभी सुना ही नहीं। क्या तुम्हें भूख नहीं लगी? उसकी आवाज अब थोड़ी धीमी है, थोड़ी चिंतित भी। मैं 264 दिनों से भूखी हूं। नहीं, यह शब्द मेरे होठों से एक टूटी हुई सांस की तरह निकलता है और मैं मुड़ती हूं। मुझे नहीं मुड़ना चाहिए, लेकिन मैं मुड़ जाती हूं। वो मुझे देख रहा है, मुझे देख रहा है। उसके होंठ थोड़े से खुले हुए हैं, उसके हाथ उसके किनारों पर ढीले पड़े हैं, उसकी पलकों में उलझन झलक रही है। कुछ मेरे पेट में जोर से लगता है। उसकी आंखों में कुछ है। नहीं, ये वो नहीं है, ये वो नहीं है, ये वो नहीं है, ये वो नहीं है, ये वो नहीं है। मैं इस दुनिया को अपने अंदर बंद कर देती हूँ, उसे बंद कर देती हूँ। चाबी को इतनी जोर से घुमा देती हूँ कि दुनिया मेरी पकड़ से बाहर हो जाती है। अंधकार मुझे अपनी तहों में छुपा लेता है। अरे, मेरी आंखें खुल जाती हैं। 2 टूटी हुई खिड़कियां जो मेरे मुंह को कांच से भर देती हैं। क्या हुआ? उसकी आवाज सपाट दिखने की नाकाम कोशिश करती है, बेचैन होकर उदासीनता जताने की कोशिश। कुछ नहीं। मैं उस पारदर्शी चौकोर हिस्से पर ध्यान केंद्रित करती हूं जो मेरे और मेरी आजादी के बीच फंसा हुआ है। मैं इस कंक्रीट की दुनिया को खत्म कर देना चाहती हूं। मैं बड़ी, बेहतर और ताकतवर बनना चाहती हूं। मैं गुस्सा होना चाहती हूं। गुस्सा, गुस्सा, गुस्सा। मैं वह पक्षी बनना चाहती हूं जो उड़ जाए। तुम क्या लिख रही हो? साथी कैदी फिर बोलता है। ये शब्द उल्टे हुए भोजन जैसे हैं। ये कांपता हुआ
पेन मेरा गला है, ये कागज का टुकड़ा मेरा चीनी का कटोरा है। तुम मुझे जवाब क्यों नहीं देती? वो बहुत करीब है, बहुत करीब, बहुत करीब। कोई कभी इतना करीब नहीं होता। मैं अपनी सांस अंदर खींचती हूँ और इंतजार करती हूँ कि वो चला जाए, जैसे मेरी जिंदगी में बाकी सब लोग चले गए। मेरी आंखें खिड़की पर टिकी हुई हैं और उस वादे पर जो हो सकता है, कुछ महान, कुछ बड़ा, मेरी हड्डियों में बन रहे इस पागलपन के लिए कोई वजह, मेरी हर चीज को खराब कर देने की मेरी अक्षमता का कोई कारण। एक पक्षी होगा, वो सफेद होगा, उसके सिर पर सोने की धारियां होंगी जैसे किसी ताज की तरह। वो उड़ेगा, एक पक्षी होगा वो। अरे तुम मुझे छू नहीं सकते, मैं फुसफुसाती हूँ। मैं झूठ बोल रही हूँ, ये मैं उसे नहीं बताती। वो मुझे छू सकता है, ये मैं उसे कभी नहीं बताऊंगी। कृपया मुझे छुओ, ये मैं उसे बताना चाहती हूँ। लेकिन जब लोग मुझे छूते हैं तो चीजें होती हैं, अजीब चीजें, खराब चीजें, मृत चीजें। मुझे किसी भी तरह के आलिंगन की गर्माहट याद नहीं। मेरे हाथों से अलगाव की बर्फ हटने का कोई उपाय नहीं। मेरी अपनी मां मुझे अपनी बाहों में नहीं ले सकी। मेरे पिता मेरे जमे हुए हाथों को गर्म नहीं कर सके। मैं कुछ भी न होने की दुनिया में जीती हूं। हेलो दुनिया, तुम मुझे भूल जाओगी। ठक ठक, साथ ही कैदी खड़ा हो जाता है। स्नान करने का समय हो गया है।